हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिट के बारे में, जिसको सामान्य भाषा में बोला जाता है कानूनी आज्ञा पत्र। और इनके विषय में हमको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये समय समय पर पूछा जाता रहा है। साथ में जो हमारे रिट्स हैं उनकी संख्या को देखेंगे, रिट्स को समझेंगे कि उनका वास्तविकता में अर्थ क्या है, वो मतलब किस उद्देश्य से जारी की जाती है, कौन जारी करता है, कौन कौन से अनुच्छेद इसमें काम आते हैं, और उनमें से जो रिट्स हैं, कुछ रिट्स हैं, उनसे संबंधित कुछ बहुत फेमस केसेस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, फिर आपको मैं समझाना शुरू कर दूंगा। देखिए, हम लोग मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं, और फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हुए हम लास्ट फंडामेंटल राइट की तरफ पहुंचे थे, जो था आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप सबको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का अभिभावक है, संरक्षक है एवं व्याख्याता है। संविधान के अस्तित्व पर कोई भी आंच नहीं आ सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट है, और कोई भी एक्सप्लेनेशन संविधान से संबंधित देनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र ऑथोराइज्ड है, उसके लिए अथॉरिटी है, वही उसके बारे में कुछ बोल सुन सकती है, कह सकती है। तो अभी हमको समझना है कि आर्टिकल 32 दो चीज़ों के लिए स्पेशली काम आ रहा था। आर्टिकल 32 दो चीज़ों के लिए स्पेशली काम आ रहा था। पहला काम था, यहाँ पे देखो आप, आर्टिकल 32 दो चीज़ों के लिए काम आ रहा था। पहला तो यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे उसमें समता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हो, इनमें से कोई सा भी अधिकार हो, यदि किसी नागरिक का कोई भी अधिकार हनन हो रहा है, उसका अधिकार उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। जैसा आप सबको पता है कि मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा न्यायालयों पता नहीं समझ में आ रहा, कोर्ट्स बोल देते हैं, बोलते बोलते फ्लो में कुछ भी हो जाता है। न्यायालय बोला नहीं जाएगा बिल्कुल भी, न्यायालयों, हाँ ये ठीक है। तो कोर्ट्स के द्वारा प्रवर्तनीय हैं जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, कोर्ट क्या करा सकते हैं, उसको प्रवर्तन में ला सकते हैं, बाध्य करके देना पड़ेगा, मौलिक अधिकार देना पड़ेगा। पहला काम तो ये आर्टिकल 32 के द्वारा हो सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है। आपको पता होगा कि यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई केस हार जाता है, जिला न्यायालय में कोई केस हार जाता है, तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है अपील के माध्यम से। हाई कोर्ट भी एक अपीलीय न्यायालय है। उसके बाद हम आगे इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से भी हार जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक एक सामान्य मामले में क्या करना पड़ेगा, पहले क्रम दर क्रम जाना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बट इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो व्यक्ति आर्टिकल 32 का यूज करते हुए अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए सीधे जा सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों संबंधी कोई भी याचिका यदि पहुंची होगी तो सब काम छोड़ छाड़ के पहले मौलिक अधिकारों संबंधी याचिका की सुनवाई की जाएगी। सबसे पहले कोर्ट खुलते ही सबसे पहले इसकी कार्यवाही होती है। परंतु इसमें एक अपवाद है, सबसे पहली सुनवाई होगी मौलिक अधिकारों संबंधी केस की यदि ऐसा हो जाता है कि उस दौरान अटॉर्नी जनरल आए हुए हैं, जो महान्यायवादी हैं, जो सरकार के वकील कहे जाते हैं, भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी कहे जाते हैं, यदि वो उस दिन कोर्ट में पहुंचे हुए हैं तो पहली सुनवाई उनकी होगी। दूसरे नंबर पर मौलिक अधिकार की जन याचिका की सुनवाई होगी, और जिस दिन अटॉर्नी जनरल नहीं आए हैं तो पहली सुनवाई मौलिक अधिकारों की होगी। ये दो काम, ये पहला काम होता है आर्टिकल 32 का यूज करते हुए। दूसरी बात है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। और ये रिट जारी करने की शक्ति अकेले सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनके पास भी ये रिट जारी करने की शक्ति है। परंतु अनुच्छेद का अंतर है, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 32,
जबकि हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 226। ये दोनों ही अनुच्छेद क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देते हैं। रिट को क्या बोलते हैं? कानूनी आज्ञा पत्र, यानी कि कानूनी आज्ञा पत्र, कानून के द्वारा जो आज्ञा पत्र निकला है कि मानना पड़ेगा, हमारा ऑर्डर है। तो रिट कितने प्रकार की होती है? लास्ट वीडियो मैंने बताया था, आज भी बता देता हूं। रिट होती है 5 प्रकार की। हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद का उपयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का उपयोग करते हुए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, जिनमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरी है परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडेमस। तीसरी है प्रतिषेध लेख, जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। चौथी है उत्प्रेषण, जिसको सर्शियरी बोलते हैं। और उसके बाद है 5वीं अधिकार परीक्षा, यानी कि क्यू वारंटो। अब एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं, आप अपना ध्यान यही लगाए रखिए। देखो, नाम से ही पता लग रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब कि किसी को बंद किया हुआ है। बंदी किसको बोलते हैं? प्रिजनर को, कि किसी को बंद कर लिया है। यदि कोई व्यक्ति बंदी से समझ में आ रहा है किसी को बंद कर लिया है। प्रत्यक्षीकरण करना मतलब सामने प्रत्यक्ष का मतलब है कि सामने लाके खड़ा करना। बोलते हैं ना कि मैंने इस चीज़ का प्रत्यक्षीकरण किया है, मैंने इस चीज़ का प्रत्यक्षीकरण किया है, मैंने इसको प्रत्यक्ष देखा है। प्रत्यक्ष देखने का मतलब कि सामने से देखा है, बिल्कुल। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि किसी बंदी को, जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है, उसको सामने लाके खड़ा करना। ऐसा इस संबंध में जो आज्ञा पत्र है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखो इसका हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है कि आपके पास शरीर है। अब बंदी जो है उसका शरीर ही तो है। अब हैबियस कॉर्पस का मतलब है आपके पास शरीर है, उसे हमारे सामने पेश करो। हम आज्ञा देते हैं, आपके पास शरीर है, उसको हमारे पास सामने पेश करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो आज्ञा पत्र दिया जाता है वो किसको दिया जाएगा? वो या तो पुलिस को दिया जाएगा या किसी संस्था को दिया जाएगा जिसने किसी व्यक्ति को बंद कर रखा होगा। सामान्यतः क्या करती है? पुलिस पकड़ के बंद कर लेती है। निवारक निरोध मैंने पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। उसके बाद कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी एजेंसी हो सकती है, वो एजेंसी किसी भी व्यक्ति को बंद करके रख सकती है। और अगर वो जो बंद करके रखा गया है वो इलीगल है, वो गलत तरीके से रखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी करके उस आदमी को मुक्त करा सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने या किसी अन्य संस्था ने गैर कानूनी तरीके से बंद कर रखा है। अब देखो, इसमें अपील कौन करेगा? अब अपील कौन करेगा? अपील कौन करेगा? या तो जिस व्यक्ति को बंद कर रखा है वो स्वयं अपील कर ले, ठीक है, स्वयं अपील कर ले, या उसके नातेदार रिश्तेदार अपील करें कि सर हमारा ऐसा ऐसा आदमी है, उसको पकड़ रखा है, बंद कर रखा है गैर कानूनी तरीके से। या कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति अपील कर दे, या इसी का वकील अपील कर दे, या कोई संस्था भी इस मामले में अपील कर सकती है कि सर इस व्यक्ति को छुड़ाइए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या जारी कर सकते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके संबंध में एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है 1983 का, रुदल शाह बनाम बिहार राज्य। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य। रुदल शाह एक आदमी था जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, और वो हत्या के इस अपराध में वो अपनी जेल भुगत के आया था। बट उसकी सज़ा पूरी होने के बाद भी जो पुलिस थी उसने उसको 14 साल के लिए और ज़्यादा, मतलब उसकी कैद को बढ़ा दिया था, जो एकदम गैर कानूनी था, जो बिल्कुल एकदम गैर कानूनी था। तो ये मामला दर्ज हुआ था, और इसमें जो कोर्ट था उसने इस आदमी को रिहा करवाया था बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके। तो आपको ये याद रखना है, रुदल शाह बनाम बिहार राज्य, बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण वाद है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्यों आया? क्योंकि पहले टाइम में ना पुलिस की मनमानी बहुत चलती थी, किसी को पकड़ के बंद रख लेते थे, बहुत दिनों तक छोड़ते नहीं थे। हालांकि किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है? गिरफ्तार करते समय कारण बताया जाता है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। परंतु बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा थी, कि किसी व्यक्ति को बंद कर देते थे और लंबे टाइम तक उसको बंद रखा जाता था। तो उसका एक समाधान है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरी बात है, दूसरा जो रिट है वो है परमादेश। परमादेश को बोलते हैं मैंडेमस, और मैंडेमस के लिए आप यू देख सकते हैं, हम आदेश देते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? परमादेश, परम जमा आदेश, यानी कि एक बहुत बड़ा आदेश। आदेश का मतलब ऑर्डर, परम का मतलब सुप्रीम ऑर्डर आ गया है कि हम आदेश देते हैं। किस चीज का आदेश देते हैं ये हमको समझना जरूरी है। परमादेश में एक्चुअली में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो
पब्लिक सर्विस के लिए जिम्मेदार है, पब्लिक सर्वेंट है कोई व्यक्ति, ये जो पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, या कोई संस्था जो पब्लिक की सेवा करने के लिए बाध्य है और वह अपना काम नहीं कर रही है, जैसे पुलिस वाला है अपना काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर है अपना काम नहीं कर रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर संस्थाएं हैं, वो मतलब लोक सेवा के लिए यूज हो रही हैं, और पुलिस वाले, डॉक्टर वगैरह ये सीधे सीधे लोक सेवक हैं। और ये व्यक्ति यदि अपना काम नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश नामक रिट जारी करके इनको इनके कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य कर सकता है कि आपको अपना काम करना ही होगा। देखो, परमादेश में कोई लोक सेवक, जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था भी आ सकता है, उसके लिए जारी की जाती है कि उसे उसके कर्तव्य के वहन के लिए बाध्य किया जाए कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, आपका ये काम है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं कि जो आपका काम है वो काम पूरा करो, ये है मैंडेमस। इससे रिलेटेड एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। लोटस होटल्स गुजरात में क्या था, एक पूरी संस्था थी जो होटल वगैरह चलाती थी, और गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने इनके साथ में डील साइन करी और इनको बोला कि आप एक काम करो, आप अपना काम शुरू करो और जो हमारे फंड है, जो रुपया पैसा देना है, वित्त जो देना है, वो हम आपको बाद में दे देंगे। अब लोटस होटल वालों ने अपना काम शुरू कर दिया, बट जो ये गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, इसने क्या काम किया, इसने अपने काम से निगाह घुमा ली, मतलब भैया मुकर गए अपने काम से कि हम फंड रिलीज ही नहीं करेंगे, हम वित्त देंगे ही नहीं। तो ये लोटस होटल्स पहुंच गया सीधे गुजरात हाई कोर्ट में, और गुजरात हाई कोर्ट ने 226 आर्टिकल 226 का यूज करते हुए परमादेश नामक रिट जारी करी। किसके खिलाफ? गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के, कि आप एक लोक सेवक संस्था हैं और आपने इनसे वादा किया था, ये आपका कर्तव्य है कि आप इसको फंड रिलीज करो, तो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को फंड रिलीज करने पड़े थे। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में परमादेश या मैंडेमस है क्या। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं प्रतिषेध लेख की तरफ। देखो, प्रतिषेध आपने पता होगा, प्रतिषेध बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। आपने लिखा देखा होगा, मेट्रो में देखा होगा, बस में, ट्रेन में देखा होगा कि धूम्रपान करना निषेध है। निषेध या प्रतिषेध मना करने की सेंस में आता है कि भाई ये काम नहीं करना है। तो प्रतिषेध लेख है, प्रोहिबिशन, ये एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति है। ये प्रतिषेध लेख जो ये आज्ञा पत्र है, ये किसके पास शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास शक्ति है कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास शक्ति है कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या न्यायिक अधिकरणों को, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो न्याय करने वाले ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको मना कर सकती है, निषेध कर सकती है, मना कर सकती है किसी भी स्पेशल केस में, किसी भी स्पेशल वाद में, कि आप इसमें सुनवाई ना करें, आप इसमें कार्यवाही ना करें। प्रतिषेध का मतलब है मना करना। क्या मना करना? कि भाई आप फलाने केस में अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, अपने से छोटे न्यायालयों को मना करना कि आप इस केस में सुनवाई न करें, इस केस में कार्यवाही न करें। ऐसी मनाही करने के लिए प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिशन नामक रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट होगा तो हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रिब्यूनल सबको मना कर सकता है कि भाई इसमें टांग मत अड़ाओ, इसको हम देखेंगे, नहीं, इसमें टांग मत अड़ाओ, कार्रवाई मत करो, ठीक है, मना कर सकता है। और हाई कोर्ट क्या काम कर सकता है? हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं उनको, या ट्रिब्यूनल्स जो उसके अंडर आते हैं, उनको मना कर सकता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई हुई प्रतिषेध लेख क्या है। उसके बाद चौथा है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्शियोरैरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्शियोरैरी। बहुत मतलब लोगों को बोलने में दिक्कत होती है, अब ध्यान से सुन लो। सर्शियोरैरी, सर्शियोरैरी में क्या क्या है? ये एक तरह की रिट है जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों को कहा जाता है कि आपके पास यदि कोई केस है या कोई लंबित मामला है, ठीक है, या तो आपने किसी केस में क्या कर दिया है, देखो दो चीज होती है। सर्शियोरैरी में क्या होता है? जो अपने अधीनस्थ न्यायालय हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय कौन से हैं? सारे हाई कोर्ट्स हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ हैं, नीचे हैं। हाई कोर्ट के नीचे कौन है? हाई कोर्ट के नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और अलग अलग जो लोक अदालतें वगैरह हैं, वो सब हैं। तो सर्शियोरैरी में, उत्प्रेक्षण में क्या कहा जाता है? अधीनस्थ न्यायालयों को, उच्च जो हायर कोर्ट्स होते हैं,
जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट्स को बोलते हैं कि आपके पास ये केस है या कोई पेंडिंग केस है, उसके न्याय निर्णयन के लिए आप उसे हमारे पास भेजो। उसके न्याय निर्णयन यानी कि इसमें फैसला हम देंगे, आप इसमें फैसला मत दो। प्रतिषेध लेख में तो क्या बोला था, प्रतिषेध लेख में बोल रहे थे कि इसमें सुनवाई मत करो, कार्रवाई मत करो, बट उत्प्रेक्षण में सर्शियोररी में बोल रहे हैं अधीनस्थ न्यायालयों को, हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को बोल रहे हैं कि आपके पास जो ये लंबित मामले हैं इसके न्याय निर्णयन के लिए आप हमारे पास भेजो, हम इसका फैसला करेंगे। तो अगर कोई लंबित मामला है तो उनके पास चला जाएगा, वो फैसला कर देंगे। बट अगर कोई ऐसा केस है जो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वाला केस बन गया है, कुछ दिक्कत हो रही है और लोअर कोर्ट्स ने उसमें फैसला सुना दिया है, तो हायर कोर्ट्स ये देख सकते हैं कि ये फैसला सही से सुनाया गया है कि नहीं सुनाया गया, ये ठीक से दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया, जजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए फैसला दिया है कि नहीं दिया है। अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं तो हायर कोर्ट्स सर्शियोररी की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। सर्शियोररी में हायर कोर्ट्स क्या काम करते हैं, लोअर कोर्ट्स को आदेश देते हैं, आज्ञा पत्र देते हैं कि लंबित मामले में आप सुनवाई मत करो, सुनवाई इसकी सुनवाई के लिए हमारे पास इसको भेजो, हम इसका फैसला करेंगे। और अगर किसी केस में लोअर कोर्ट्स ने कोई गलत फैसला दे दिया है किसी भी कारण से, तो उनको सुधार भी इस उत्प्रेक्षण यानी सर्शियोररी के माध्यम से ही किया जाता है। इससे संबंधित सर्शियोररी से संबंधित दो केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला केस है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव बनाम APSRTC। ये आपको याद रख लेना है, गुल्लापल्ली नागेश्वर राव बनाम APSRTC। और दूसरा केस है AK कृपाक बनाम भारत संघ, AK कृपाक बनाम भारत संघ। ये दोनों केस आपको याद रखने हैं। और लास्ट में आता है अधिकार परीक्षा, जिसको बोलते हैं को अधिकार परीक्षा। परीक्षा क्या होता है, पूछना, परीक्षा आपने देखा होगा, परीक्षा पूछना। यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकार के, यदि कोई व्यक्ति जिसका कोई अधिकार ही नहीं है, यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकार के किसी लोक सेवक की तरह से काम करना शुरू कर देता है, किसी लोक सेवक की तरह से काम करना शुरू कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधिकार परीक्षा नामक रिट को जारी करके उससे पूछ सकते हैं कि भैया किस अधिकार से इस कुर्सी पे बैठे हो, किस अधिकार से ये काम कर रहे हो आप। जैसे आप मानो कि कोई भी व्यक्ति है, वो जाके डीएम की कुर्सी खाली पड़ी है, ठीक है, दबंग सा व्यक्ति है, जाके बैठ गया, डीएम की तरह से काम करने लगा। अब एक्चुअली में उसके पास अधिकार नहीं है, डीएम एक लोक सेवक है, तो डीएम एक लोक सेवक पद है, तो वो व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रही है। तो अगर कोई मतलब देखेगा या कोर्ट से देखेंगे तो कोर्ट्स उसके खिलाफ ये अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो रिट जारी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भैया किस अधिकार से डीएम बने बैठे हो, या किस अधिकार से एसपी बने बैठे हो, या किस अधिकार से यहाँ पे डॉक्टर बन के आप ट्रीट कर रहे हो। तो ये बात पूछ सकती है किस अधिकार से, यानी कि को वारंटो अधिकार परीक्षा आप काम कर रहे हैं। ये पांचों की पांचों रिट थी और इनसे संबंधित हमने केसेस को देखा। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भाई, देखो बहुत मेहनत लगती है यार। सब्सक्राइब करो अभी और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करो, साथ में वीडियो को लाइक मारो और मैक्सिमम शेयर करो। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।